हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्थसिद्धि क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने पॉवर्टी इन इंडिया का फर्स्ट पार्ट कवर किया था, ठीक है, जिसमें कि हमने इंट्रोडक्शन सेक्टर, मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी और कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी यानी कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी, पॉवर्टी लाइन और जो टाइप्स ऑफ पॉवर्टी थे यानी कि रूरल पॉवर्टी और अर्बन पॉवर्टी और फूड आइटम्स और नॉन फूड आइटम्स के बास्केट और एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया कवर किया था। तो इस लेक्चर में हम पॉवर्टी इन इंडिया का पार्ट 2 यानी कि बचे हुए टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम कॉजेज ऑफ पॉवर्टी से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। Unequal distribution of resources among the rapidly growing population has led to deprivation of basic facility causing widespread poverty। यानी कि क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है किस चीज़ का, रिसोर्सेज का। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है, किसी के पास ज़्यादा तो किसी के पास कम। ठीक है, इस वजह से क्या है, और प्लस रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन। पहली बात तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, ऊपर से वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो पॉपुलेशन है वो रैपिडली बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से कुछ लोगों तक बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं पहुंच पाती है। तो इस वजह से वो क्या होते हैं, पॉवर्टी के अंदर आ जाते हैं। यानी कि इस पॉइंट को अगर फिर से देखा जाए तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या कह रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। यानी कि रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज लिमिटेड है और अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि किसी के पास कम है और किसी के पास ज़्यादा है। तो इस वजह से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास उनकी बेसिक नीड्स फुलफ़िल करने के लिए भी फैसिलिटीज़ नहीं है। इस वजह से क्या हो रही है, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू due to slow agricultural and industrial growth. The growth rate of national income and per capita income has been slow over the years। यानी कि एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो होने की वजह से जो नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट है वो क्या है, कम है। अगर नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट कम है यानी कि पर कैपिटा इनकम भी कम है, यानी कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉवर्टी और लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अमंग द पीपल। फिर से एक और बार देख लेते हैं पॉइंट क्या कह रहा है। एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम होने की वजह से नेशनल इनकम की ग्रोथ रेट कैसी है, कम है। उसकी वजह से पर कैपिटा इनकम भी क्या है, कम है। और उसी की वजह से वाइड स्प्रेड पॉवर्टी प्लस लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अमंग दी पीपल, ये क्या है, प्रॉब्लम्स है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट हमने लास्ट चैप्टर में कवर किया था। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जिनके पास रोज़गार नहीं है और अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब जिनके पास काम तो है लेकिन वो उनकी स्किल्स से थोड़े से कम लेवल का है। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। पॉवर्टी इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज हैज़ ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। यानी कि करीबी पढ़ने का एक रीज़न ये भी है, अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या कह रहा है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। Wide inequalities have been observed in the distribution of income, assets, consumption, expenditure, credit facilities, agricultural land holdings, etc। यानी कि ये जो चीज़ें हैं, इकोनॉमिक चीज़ें जो हैं, जैसे कि इनकम हो गई, एसेट्स हो गए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, क्रेडिट फैसिलिटीज़ हो गई, एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग्स हो गई, इन सारी चीज़ों में क्या देखी जाती है, इनइक्वालिटीज़ देखी जाती है। यानी कि किसी किसी के पास ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, किसी किसी के पास बहुत कम है और किसी किसी के पास तो बिल्कुल ही नहीं है। जैसे कि जिन लोगों के पास अपने खुद की लैंड होल्डिंग्स नहीं होती, वो लोग दूसरों के जो खेत होते हैं उनमें जाके काम करते हैं या फिर वो डेली वेज बेसिस पे काम करते हैं। यानी कि कुछ लोगों के पास तो उनके खुद की लैंड होल्डिंग्स भी नहीं है। इसी को कहते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। तो इसकी वजह से क्या होता है, हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, यानी जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है वो क्या है, गरीब हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है, इनअसेसिबिलिटी टू इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ due to lack of purchasing power. Infrastructural facilities such as energy, transport,
communication, health and education are inaccessible to poor. This perpetuates poverty. फिर से एक और बार देख लेते हैं ये क्या कहना चाह रहा है, पॉइंट समझते हैं. inaccessibility to infrastructural facilities, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हैं उन तक ना पहुंच पाना, उन्हें ना एसेस कर पाना. ड्यू टू लैक ऑफ परचेजिंग पावर, जिन लोगों के पास मनी नहीं है या फिर जो लोग इतना अर्न नहीं कर पाते कि वो इन सब चीज़ों पे खर्च कर पाए, जैसे कि एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन, इन सब ये सारी चीज़ें क्या हैं, उनके लिए इनएसेसिबल है, यानी कि वो इन सब चीज़ों तक पहुंच ही नहीं पाते हैं. इसकी वजह से क्या होती है, गरीबी बढ़ती है या फिर गरीबी और ज़्यादा फैलती रहती है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या कह रहा है, इन्फ्लेशन. वैसे तो अभी 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों को करना क्या है, ये जो मेन पॉइंट्स है ना इन्हें याद रखना है. जब आप इन मेन पॉइंट्स को याद रखते हो, प्लस आप जब इस लेक्चर को सुन रहे हो या फिर आप जब खुद उसको पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद आपको वो सारी चीज़ें माइंड में कैप्चर करनी है. आपको रट्टा नहीं लगाना है, जो पॉइंट्स लिखे हैं उन्हें एज इट इज़ याद नहीं करना है. आपको क्या करना है, समझना है. जब आप उन पॉइंट्स को समझोगे ठीक ढंग से, तो आपको जो मेन पॉइंट्स, मेन हेडिंग्स अगर याद रहेंगी ना, तो उसके अंदर का आप खुद बना के लिख सकते हो. ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको सिर्फ इजी लैंग्वेज में समझाने का काम करती हूँ. अंदर के जो पॉइंट्स हैं वो आपको खुद बना के लिखने हैं. ठीक है, क्योंकि ये सब तो आपको बुक्स में भी अवेलेबल है, लेकिन आपको क्या करना है, आपका मेन पॉइंट क्या है, आपको सिर्फ उन सारी चीज़ों को ठीक ढंग से समझना है, मेन हेडिंग्स को याद करना है और उसके बाद ये सारे पॉइंट्स को खुद बना के लिखना है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, इन्फ्लेशन. अब हम इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ लेते हैं. It refers to a continuous rise in the price level of essential commodities, especially the food items. यानी कि continuous rise in the price, कीमतों में लगातार होने वाली बढ़ोतरी, यानी कि continuous rise in price लेवल ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़, स्पेशली द फूड आइटम्स. यानी कि जो कमोडिटीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, इसेंशियल है, उनके प्राइस में सतत होने वाली जो बढ़ोतरी होती है उसे क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन. कॉमन टर्म्स में हम इसे क्या कहते हैं, महंगाई कहते हैं. ग्रोइंग डिमांड फॉर फूड एंड इट्स इनसफिशिएंट सप्लाई कॉजेज द प्राइस टू राइज ट्रेमेंडसली. यानी कि जब फूड आइटम्स की डिमांड बढ़ती जा रही है प्लस उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, प्राइस जो है वो राइज होता जा रहा है, यानी महंगाई बढ़ती जा रही है. अगर महंगाई बढ़ेगी और आपके पास उतनी अर्निंग नहीं होगी कि आप उस चीज़ के ऊपर खर्च कर पाओ, तो वो क्या होगी, आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और जो गरीब है वो और गरीब होते जाएंगे, यानी कि मेकिंग द पुअर स्टिल पुअरर. जो गरीब है वो और भी गरीब होते जाएंगे. फूड क्राइसिस हैज़ लेड टू माल न्यूट्रिशन, हंगर, स्टारवेशन अमंग द पीपल. यानी कि जिन लोगों के पास खाना नहीं है, यानी कि फूड क्राइसिस है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, माल न्यूट्रिशन, हंगर और स्टारवेशन. माल न्यूट्रिशन का मतलब आप सबको पता होगा, जो बहुत ही ज़्यादा दुबले हो जाते हैं, जिन लोगों के जो शरीर के जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो हंगर यानी कि भूख और स्टारवेशन यानी भूखमरी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है, रीजनल इम्बैलेंस. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी. ये भी क्या है, गरीबी का एक कारण है. स्टेट्स सच एज उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, etc. lag behind in terms of economic development and therefore have a high poverty ratio. ये जो स्टेट्स हैं इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम है, जिसकी वजह से इन स्टेट्स का पॉवर्टी रेशियो क्या है, हाई है. हमने पॉवर्टी रेशियो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. अगर आप लोगों को याद हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या फिर मैं अभी एक और बार बता देती हूँ. पॉवर्टी रेशियो मतलब टोटल पॉपुलेशन जो कि गरीब है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. यानी कि ऊपर क्या है, पॉपुलेशन जो पॉवर्टी के अंडर या फिर बीपीएल में है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. ठीक है, उससे क्या पता चलता है, पॉवर्टी रेशियो पता चलता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी. दिस कंसेप्ट इज गिवन बाय प्रोफेसर रैगनर नर्से. ठीक है, the operation of vicious circle of poverty has trapped Indians into miseries which in turn leads to low
नेशनल इनकम। विकसित सर्कल मतलब गोल गोल घूम के हम वापस उसी जगह पे आ जाते हैं, ठीक है। विच इन टर्न लीड्स टू लो नेशनल इनकम। लो नेशनल इनकम होगी तो लो पर कैपिटा इनकम, लो पर कैपिटा इनकम होगी तो लो कैपिटल फॉर्मेशन, लो सेविंग्स, लो प्रोडक्शन, लेस एम्प्लॉयमेंट और फिर लो नेशनल इनकम। यहाँ पे देखो एक फिगर के से समझाया है। सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे हुई है, नेशनल इनकम कम है, अगर नेशनल इनकम कम होगी तो पर कैपिटा इनकम कम होगी। अगर हर इंसान के पास इनकम ही कम आएगी तो उसकी सेविंग्स कम होगी, क्योंकि उसे जितनी बेसिक नीड्स है उतना तो खरीदना ही पड़ेगा। अगर उसके खर्चा ही इतना होगा उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं सेव करने के लिए, तो क्या होगा, लो सेविंग्स। अगर सेविंग्स ही नहीं होगी तो वो इन्वेस्ट क्या करेगा, ठीक है, यानी कि लो कैपिटल फॉर्मेशन। अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी, ओके, तो इसी से रिलेटेड क्या, लो इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी तो फिर प्रोडक्शन कम होगा, अगर प्रोडक्शन कम होगा तो लोगों को वर्कर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट कम होगी। एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो फिर से इनकम कम होगी, इनकम कम होगी यानी कि नेशनल इनकम कम होगी। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि विकसित सर्कल ऑफ पॉवर्टी क्या है। तो ये जो टर्म है या फिर ये जो कंसेप्ट है ये किसने लाया था, प्रोफेसर रैगनर नर्स से, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या है। अदर फैक्टर्स, रिकरेंस ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स, यानी कि नेचुरल डिज़ास्टर्स का बार बार आना, उसकी वजह से क्या होता है इकोनॉमी में। जैसे कि अगर बाढ़ आ गई, ठीक है, अभी देख लेते हैं, जैसे बाढ़ आई, बाढ़ आने की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे किसानों की जो फसल थी वो क्या हो गई, बर्बाद हो गई। बर्बाद होने की वजह से उनसे जो उन्हें आउटपुट मिलने वाला था या फिर इनकम मिलने वाली थी वो उन्हें नहीं मिल पाई। अगर उनको इनकम नहीं मिल पाई तो ऑटोमेटिकली नेशनल इनकम क्या हो गई, कम हो गई। प्लस उनका लॉस तो हुआ, उनको जो डेट, मतलब उन्होंने वो सब खेती करने के लिए बियाने खरीदने के लिए पैसे लिए होंगे उधार पे या फिर डेट लिया होगा, मतलब कर्ज लिया होगा, तो अगर वो उनकी इनकम ही नहीं आई तो वो उसे पे बैक नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इस वजह से क्या होगा, इकोनॉमी में कहीं ना कहीं चेंजेस होंगे। और हम अभी पॉवर्टी से रिलेटेड पढ़ रहे थे, तो रेकरेंस इन नेचुरल डिजास्टर्स खाली किसानों तक रखते हैं, नेशनल लेवल पे नहीं जाते हैं अभी। तो उन लोगों को उनका नुकसान हुआ यानी यानी उनके पास क्या हुए, इनकम नहीं आई, उनके पास इनकम नहीं आई, प्लस उनके सर पे डेट का बोझ यानी कि कर्ज का बोझ। तो अब क्या होगा, वो और ज़्यादा गरीबी में चले जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, कास्ट, रिलीजियस, रेशियल एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ये भी कुछ रीजंस है जिसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ती जा रही है या फिर हर जगह पे पॉवर्टी हमें दिखाई देती है। एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी एंड करप्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हम एज अ यूथ, मतलब एज अ फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई गलत काम ना करें। अब तक लोग करते आए हैं, हम भी वो करें तो वो गलत होगा, ठीक है। आप सब लोग अभी 11th स्टैंडर्ड में हो, तो अभी आपको, बहुत लोगों का ये भी सपना होगा कि वो आईएएस बने या फिर वो सिविल सर्विसेज में जाए, ठीक है। तो मेरा सब बस उन लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप आगे कुछ किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ या फिर कोई भी जॉब करने जाओ, तो करप्शन जो है वो आप ना करो, ठीक है। आप जितना मेहनत से कमाओगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो करप्शन, अब करप्शन के ऊपर देख लेते हैं। जो अगर हम लोग मान के चले कि हर जगह पे करप्शन है, अगर एक गरीब किसान जाएगा अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, ठीक है, कि मेरे ये प्रॉब्लम्स है, इस वजह से, बाढ़ की वजह से मेरे को इतना इतना नुकसान हुआ है, तो मतलब वो जाके उसे रजिस्टर कराने जाएगा। लेकिन अगर सामने बैठा हुआ इंसान करप्टेड होगा तो उसे क्या चाहिए, उसका मतलब काम कंप्लीट करने के लिए ब्राइब चाहिए, ठीक है। वो बेचारा ऑलरेडी गरीब है, उसका ऑलरेडी इतना लॉस हो चुका है, फिर भी उसे कुछ ना कुछ पैसे उसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर से उसकी इनकम पे असर पड़ा, वो और गरीब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, लीकेजेस इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। आप सबको पता होगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। गवर्नमेंट क्या करती है, पीडीएस के थ्रू राशन शॉप्स पे, मतलब राशन जहाँ से आपको राशन मिलता है, उन शॉप्स को क्या बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर होती हैं। और गवर्नमेंट उनके थ्रू आम लोगों तक या फिर जो बीपीएल लोग हैं उन लोगों तक हेल्प पहुँचाता है। तो वहाँ पर भी क्या है, लीकेजेस, यानी कि वहाँ से आधा सामान तो बाहर ही निकल जाता है, लोग ऐसे ही उसे सेल कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक ड्रॉबैक या फिर एक सेटबैक है जिसकी वजह से अपने इंडिया में वाइड स्प्रेड पॉवर्टी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं आगे क्या है,
इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी रिटार्ड्स द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री, यानी कि पॉवर्टी की वजह से जो कंट्री की इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो कैसी हो जाती है, रिटार्ड, यानी कि कम हो जाती है, फिर पीछे हट जाती है। इट लीड्स टू लो नेशनल इनकम एंड लो पर कैपिटा इनकम। पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ते आए हैं कि गरीबी की वजह से क्या होता है, नेशनल इनकम कम होती है, नेशनल इनकम कम होती है तो पर कैपिटा इनकम कम होती है। इट लीड्स टू लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑटोमेटिकली लो हो जाता है। इट रिजल्ट्स इन लो सेविंग्स, लो इन्वेस्टमेंट एंड लो कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि हमने कहाँ पढ़ा था, विकसित सर्कल में पढ़ा था। इट लीड्स टू कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा है उन लोगों के पास पावर है, यानी कि इकोनॉमिक पावर की कंसंट्रेशन हो जाती है और अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती है। इट रिजल्ट इन क्लास कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन रिच एंड पुअर, जो कि हमें पता ही है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, और उन दोनों के बीच में क्लास कन्फ्लिक्ट्स चालू हुई है, यानी कि मैं रिचर क्लास से बिलोंग करता हूँ, तुम पुअर क्लास से बिलोंग करते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एंटी सोशल एंड एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ आर ऑन अ राइज ड्यू टू पॉवर्टी। अब देखो, पॉवर्टी, पुअर कौन होते हैं, जो अपनी बेसिक नीड्स ही फुलफ़िल नहीं कर पाते। जो लोग अपनी बेसिक नीड्स फुलफ़िल नहीं कर पाते वो लोग पेट भरने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, कुछ भी करने के लिए तैयार होना, यानी कि वो गलत काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, एंटी सोशल और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़। ठीक है, वो इस हद तक मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें ये सब काम करना पड़ता है। ठीक है, आगे है, इंक्रीज इन सब्सिडीज हैव इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर प्रोग्राम्स रिजल्टिंग इन मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक्चुअली जिन लोगों के लिए पॉलिसीज़ स्कीम्स बनाई जाती हैं उन लोगों तक वो पूरी तरह से पहुंच ही नहीं पाती है। ठीक है, गवर्नमेंट पूरा खर्चा कर रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, लेकिन जिन लोगों को एक्चुअली उसकी ज़रूरत है उन लोगों तक वो एलोकेट ही नहीं हो पाते, यानी कि क्या, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी क्या है। आगे देख लेते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि एसडीजी वॉज अडॉप्टेड by the international community in September 2015। यूनाइटेड नेशंस ने SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्ट किया था इन सितंबर 2015 to comprehensively cover social, economic and environmental dimensions. The SDG constitutes a universal agreement to end poverty in all its form and dimension। उनका काम क्या है, मतलब उनका मोटो क्या था, एक यूनिवर्सल एग्रीमेंट है जिससे कि हर तरीके की गरीबी, जितनी भी डायमेंशन, जितनी भी ज़्यादा गरीबी हो, जितनी कम गरीबी हो, वो सारी की सारी गरीबी को नष्ट करना। देयर आर 17 SDGs विच हैव 169 टारगेट्स टू बी अचीव्ड बाय 2030। ठीक है, 2030 तक 169 टारगेट्स उन्होंने सेट किए हैं जो कि उन्हें अचीव करने हैं। India played an important role in shaping SDGs. India, being one of the signatories of United Nations Sustainable Development Goals, it is committed towards eradication of poverty by 2030। ठीक है, इंडिया क्या है, ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की एक सिग्नेटरी है, तो इस वजह से इसे भी पूरी तरीके से खुद को डिवोट करना होगा, या फिर पूरी तरीके से डिवोट कर रही है टू इरेडिकेट पॉवर्टी बाय 2030, यानी कि 2030 तक गरीबी को जड़ से हटाने के लिए पूरी तरीके से अपना योगदान देना होगा। ठीक है, सस्टेनेबल का मतलब लास्ट लेक्चर में भी मैंने समझाया था, सस्टेनेबल होता है अगर हम कोई भी चीज़ यूटिलाइज़ कर रहे हैं, कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो उसे इस तरीके से यूज़ करो कि वो आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा रहे। ठीक है, तो अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना कि वो पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए, अपनी आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उन सब चीज़ों को देखना, उन सब चीज़ों को यूटिलाइज़ करना, इतना उनके लिए रहना चाहिए। ठीक है, अब हम ये गोल्स देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला, नो पॉवर्टी, देन नो हंगर, फिर गुड हेल्थ, फिर क्वालिटी एजुकेशन। नो पॉवर्टी यानी कि गरीबी नहीं होनी चाहिए, भूख मतलब
कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। सबकी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी एजुकेशन अगर हमारी यूथ या फिर अगर हमारी जो छोटी जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, वो उनको अगर एजुकेशन अच्छे से मिल जाए ना, अगर उन्हें हर चीज़ की अच्छे से नॉलेज हो, तो वो एटलीस्ट अगर उन्हें कोई जॉब नहीं मिल रही तो वो सेल्फ सफिशिएंट तो हो सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। आजकल की जनरेशन में इतने ज़्यादा आइडियाज़ हैं, छोटे छोटे बच्चों में इतने सारे आइडियाज़ हैं। बस हमें क्या करना है, उन आइडियाज़ को रीशेप करना है, उन्हें हेल्प करनी है, जिससे कि उनको एक तो क्वालिटी एजुकेशन मिले उस चीज़ से रिलेटेड, प्लस वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। लड़के और लड़कियां उन लोगों को समान दर्जा, इसे क्या कहते हैं, जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। आगे क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर है क्लीन एनर्जी, गुड जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, इनइक्वालिटीज़ को कम करना, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, प्रोजेक्ट द प्लानट, यानी कि प्लानट को साफ़ सुथरा रखना, प्लानट को सेफ रखना, नेचर के साथ खिलवाड़ ना करना, लाइफ बिलो वाटर, सिर्फ पानी के ऊपर के लोग नहीं, पानी के नीचे के भी, पानी के नीचे के लिविंग बींग्स, मतलब मछलियाँ हो गई, मतलब जो भी पानी के नीचे की जो लिविंग बींग्स है, सिर्फ इंसानों का ध्यान नहीं रखना, जो जानवर है या फिर जो इंसेक्ट्स है, मतलब उनकी भी फूड चेन, उनकी भी चीज़ों को, मतलब हम इतना ज़्यादा उन लोगों के साथ खिलवाड़ ना करें, नेचर के साथ इतना ज़्यादा खिलवाड़ ना करें कि सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, ठीक है। सो लाइफ बिलो वाटर, फिर उसके बाद है लाइफ ऑन लैंड, सिर्फ इंसान नहीं, ठीक है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स, जितनी भी लिविंग बींग्स हैं उन सब का ध्यान रखना, पीस एंड जस्टिस। और लास्ट पॉइंट क्या है, पार्टनरशिप फॉर दी गोल्स, यानी कि इन सारे गोल्स को अचीव करने के लिए सब लोग एक साथ मिलकर रहे, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मेंशन कर सकते हो। ओके, अब आगे कुछ मेजर्स दिए गए हैं टू इरेडिकेट पॉवर्टी। सबसे पहला है कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन। हमने कॉजेज़ में भी सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा था, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो यहाँ पे भी सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन। समझ में आया, आप किस तरीके से लिंक करके चीज़ों को याद रख सकते हो। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम एंड पॉपुलेशन पॉलिसीज़ हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू कीप अ चेक ओवर पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उन्हें आप लाके, मतलब उनको ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट करके पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर एक चेक रख सकते हो, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हो। अगर पॉपुलेशन कम होगी तो रिसोर्सेज हर किसी को मिल पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एग्रीकल्चर। हमने कॉजेज़ में एक पढ़ा था, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट क्या है, स्लो है, तो यहाँ पे भी मेजर्स किस चीज़ से रिलेटेड है, कॉजेज़ से रिलेटेड ही है। तो एग्रीकल्चर देख लेते हैं। Farmers are provided with cheap credit facilities to purchase agricultural inputs, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि लोगों को, किसानों को अपने इवन बियाने लेने के लिए भी क्रेडिट के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे दिया है कि उन लोगों को चीप क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना ताकि वो अपने एग्रीकल्चरल इनपुट्स खरीद सकें। द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस्ड MSP, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइजेज फॉर सेलेक्टेड क्रॉप्स टू इंश्योर स्टेबल एग्रीकल्चरल इनकम। मिनिमम सपोर्ट प्राइजेज यानी कि आपने जितना भी प्रोडक्ट या फिर जितना भी उत्पन्न उगाया है उसके बदले आपको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि इतने पैसे तो आपको मिलेंगे ही, ठीक है। ये एग्रीकल्चर सेक्टर का था। आगे देख लेते हैं, रूरल वर्क्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर प्रोवाइडेड टू द पुअर थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल रोड्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशंस एट्सेट्रा, यानी कि रूरल एरियाज़ में जो काम है जैसे रूरल रोड्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, इन सब में रूरल वर्कर्स को काम देना ताकि उन लोगों को एक इनकम का सोर्स मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट है रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट in the rural areas, emphasis has been laid on setting up small scale and cottage industry, यानी कि रूरल एरिया में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस एक्ट वाज पास्ड इन 1948 टू प्रोवाइड फेयर वेजेस टू द वर्कर्स, ठीक है, टू द एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इट हैज़ बीन रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू
टाइम, यानी कि एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल वर्कर्स को फेयर वेजेस मिल सके, उनके हिसाब से उन्हें वेजेस मिल सके। नेक्स्ट है PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, फूड grains are made available to the poor people at highly subsidized rates through ration shops under the public distribution system। यानी कि 1, 2 और 3 रुपए किलो के हिसाब से गेहूँ, चावल, ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचाना जिन लोगों को उसकी ज़रूरत है। नेक्स्ट है nationalization of banks, to ensure financial inclusion, credit facilities are made available to the poor people at low rate of interest. For this purpose, nationalization of banks was undertaken in 1969 to 1980। यानी कि अभी हमें क्या पता चल रहा है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं गरीबी को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव टैक्स मेजर्स टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन द distribution of income, progressive income tax system has been introduced। Next point है education, to increase the enrollment ratio, primary education has made free and compulsory for all। ये क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, हर किसी को अप टू द एज ऑफ 14 फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ठीक है, फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स, मिड डे मील प्रोग्राम्स, सैनिटेशन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर्स हैव ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड। ठीक है, आगे है अफोर्डेबल हाउसिंग, स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स एंड अफोर्डेबल हाउसिंग फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड टू द रूरल एंड अर्बन पुअर। आई होप इसमें आपको समझाने की कोई पॉइंट नहीं है, फिर आपको समझाने की इससे कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हेल्थ फैसिलिटीज़, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ये सारी क्या है, इस्टेब्लिश किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा ताकि लोगों को मेडिकल फैसिलिटी सब्सिडाइज रेट में यानी कि कम रेट में मिल सके। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्किल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। स्किल डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ जॉब क्रिएशन इन इंडिया। जैसे कि मैंने अभी बताया, हर किसी के पास आइडियाज़ हैं, हर कोई चाहता है कि मैं ये काम करूं, लेकिन उस चीज़ से रिलेटेड उन्हें परफेक्ट स्किल नहीं मिल पा रही। ठीक है, तो उनके स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसका काम ही यही है, स्किल डेवलप करना। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने कुछ स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं जिसकी वजह से एटलीस्ट वो लोग अपने पैरों पे खड़े हो सके, आज का यूथ अपने पैरों पे खड़ा हो सके या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। ठीक है, ये थे पॉइंट्स जो कि जनरल मेजर्स से पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए जो लिए गए थे। आगे है पॉवर्टी रिटार्ड्स द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। Therefore, anti-poverty program introduced by the government needs to be monitored from time to time। यानी कि पॉवर्टी क्या करती है, जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसे रिटार्ड करती है, उसे कहीं ना कहीं कमज़ोर करती है या फिर उसे कहीं ना कहीं पीछे धकेलती है। तो एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स जो कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं उन्हें टाइम टू टाइम मॉनिटर करना चाहिए, टाइम टू टाइम उस पर कीप चेक यानी कि उस पर ध्यान रखना चाहिए कि क्या वो हर जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, क्या जिन लोगों के लिए फैसिलिटीज़ हैं वो लोग उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, क्या वो जाते हैं उस जगह पे उसे लेने, या फिर उन्हें पता है उन सब चीज़ों के बारे में, क्या उन्हें इन्फॉर्मेशन भी है कि उन्हें इस तरीके की मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही है कम रेट पे, सब्सिडाइज रेट पे, उन्हें इस तरीके की हाउसिंग फैसिलिटीज़ मिल रही है सब्सिडाइज रेट पे, या फिर उन्हें फूड ग्रेन्स मिल रहे हैं सब्सिडाइज रेट पे। तो इन सब चीज़ों के ऊपर मॉनिटर कीप चेक करना चाहिए कि जो हमने स्कीम्स निकाली हैं वो उन लोगों तक एक्चुअली पहुंच रही हैं या फिर वो कहीं बाहर ही लीक हो जा रही है, फिर लीकेजेस हो रहे हैं उसमें, जो कि जिन लोगों तक पहुंचने चाहिए उन लोगों तक पहुंचने की जगह जो अपर सेक्शन है वही लोग उनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपनी इनकम लेवल कम दिखाकर या फिर कुछ और झोल करके। ठीक है, लीकेजेस एंड बॉटलनेक्स नीड टू बी आइडेंटिफाइड। समझ में आया, जो लीकेजेस हैं उन सबको ध्यान मतलब कहाँ कहाँ पे ये जो सामान है या फिर ये जो स्कीम्स हैं वो लीकेजेस हो रहे हैं उसमें, यानी कि जिन लोगों को एक्चुअली उसकी ज़रूरत है उसकी जगह पे कोई और उन्हें यूटिलाइज़ कर रहा है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए ताकि इफ़ेक्टिवली हम इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा।
और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे ये पॉवर्टी इन इंडिया चैप्टर ख़त्म होता है और आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।